हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, ये आज हमारा ज्योग्राफ़ी का टॉपिक रहेगा। और ज्योग्राफ़ी में देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 11 तक हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। उसमें हम लोगों ने सारा चीज़ जैसे कि वायुमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और वायुमंडल वगैरह जितनी भी जो सारी चीज़ें होती हैं, वो हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया से पढ़ा हुआ है। अब बात जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हमारा रहेगा ऊष्मा इंजन। मीन्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, जो कि ज्योग्राफी में क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। मुझे तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आप लोगों को जैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी हाँ, आज अगर हम जो पढ़ेंगे इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि सूर्य तप। देखिए सूर्य तप में जो प्राप्त होता है हमें सूर्य किरण, अब कुछ तो नीचे आती हैं पृथ्वी तक, कुछ क्या होती हैं वायुमंडल द्वारा, बादलों द्वारा क्या होती हैं, अवशोषित हो जाती है। तब कितना क्या मतलब एलबीडो जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे बहुत ही बढ़िया से पढ़ा हुआ है। बट हाँ, कितना टेम्परेचर हमारी पृथ्वी अवशोषित करती है, कितना परावर्तन होता है, क्या किस चीज़ कैसे, इतना कितना परसेंट, तो वही सारी चीज़ें आज हम लोग क्या करेंगे, उसको विस्तार में पढ़ेंगे। मीन्स अब उस टेम्परेचर से हमारे वायुमंडल, हमारे मौसम पे, जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है, वही सारी चीज़ें। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम अपने सिनॉप्सिस को समझा देते हैं। देखिए जो हमारा सिनॉप्सिस रहेगा ये एकदम सीधा सा है। इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि सिनॉप्सिस ये क्या कह रहा है इसमें। देखिए सिनॉप्सिस हमारा यही कह रहा है, जैसे सूर्य तप है। अब सूर्य तप से क्या होता है, अब ऊष्मा जब सूर्य तप जब हमें प्राप्त हुई और उससे क्या हो रहा है, ऊष्मा स्थानांतरण हो रहा है। अब ऊष्मा स्थानांतरण मीन्स क्या हो गया कि सारे टेम्परेचर जो ऊष्मा हमें जो प्राप्त हो रही है उसका क्या हुआ, कुछ बादलों ने अवशोषित किया, कुछ हमारी पृथ्वी ने अवशोषित किया, कुछ ग्लेशियर्स या फिर पहाड़ों, जो भी मतलब चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ों से अवशोषित होने के बाद जो भी सारा टेम्परेचर हमारी पृथ्वी अवशोषित प्राप्त कर रही है। मीन्स एल्बिडो वगैरह जब आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ऊष्मा स्थानांतरण के बाद जो हमारी पृथ्वी को जो हमारा टेम्परेचर जो प्राप्त हुआ, उसी चीज़ से हमारा देखिए क्या बन रहा है, ऊष्मा बजट। मीन्स कितना आया नीचे पृथ्वी को, कितना प्राप्त हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना लौट गया वापस। अब उसी ऊष्मा से बजट से देखिए हमारा क्या निर्धारित होता है, ऊष्मा बजट बनता है। अब उसी ऊष्मा बजट के हिसाब से हमारा क्या रहता है, हमारे पृथ्वी पे सारे जगहों का टेम्परेचर निर्धारित होता है। तापमान क्या होता है, उससे निर्धारित होता है। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पृथ्वी एक बंद ऊष्मागतिक प्रणाली की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, बंद ऊष्मागतिक प्रणाली। अब देखिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सूर्य तक प्रणाली को संचालित करती है और वायुमंडल ऊष्मा के वितरण और संतुलन में मध्यस्थ का कार्य करता है। मीन्स जो वायुमंडल हमारा था, नॉर्मल सी बात है, वायुमंडल में हम लोगों ने यही तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि बादलों के द्वारा और बहुत सारी चीज़ें क्या रहती है, उसमें से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, कुछ रोक लेती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने इसी में देखिए पढ़ा हुआ है। पिछला पार्ट जब आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत क्लियरली पता चल जाएंगी। अब इसमें देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऊष्मा स्थानांतरण के यहाँ पे देखिए बताई गई 4 विधियाँ होती हैं। अब 4 विधियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पे बताई गई है चालन, संवहन, विकिरण, अभिवहन। अब चालन, संवहन, अभिवहन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग अपने पीडीएफ में पढ़ेंगे। बाकी हाँ, अब देखिए अंतिम परिणाम इसका क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अंतिम परिणाम हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या रहता है, ऊष्मा बजट। मीन्स जैसे आप लोग कोई लेन देन करते हैं, कोई खरीदारी करते हैं, तो ना फिर बाद में आपको क्या होता है, सारी चीज़ें लेन देन के बाद, खरीदने के बाद क्या करते हैं आप, अपना बजट उसी से तो आपका सारा चीज़ निर्धारित है, हमारा बजट कितना है और हम कितना इसमें से खर्च कर रहे हैं, कितना हमारे पास बचेगा। तो वही सेम दैट यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये ऊष्मा बजट बन जाता है हमारा। अब देखिए अब यहाँ पे अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं सूर्य तप। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है, व्हाट इज सूर्य तप, सूर्य तप होता क्या है, इंसोलेशन, इंसोलेशन होता क्या है, व्हाट इज इंसोलेशन। अब देखिए बात करते हैं पहले हम अपने सिनॉप्सिस की। तो इसमें देखिए पहले हम अपना सिनॉप्सिस को माँ बाप को एकदम इजी मेथड बता दें, आपको ज़्यादा इस सिनॉप्सिस के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। इस सिनॉप्सिस सीधा सा रहता है। जैसे देखिए सूर्य से लघु तरंगों के उत्सर्जन, मीन्स जो टेम्परेचर जो वहाँ से जो
निकलता है, सूर्य से प्राप्त हमें होता है, उसी चीज़ को देखिए यहाँ पे क्या बता कह रहा है कि ये हमारे क्या लघु तरंगों के रूप में वहाँ से उत्सर्जन हो रहा है। अब पृथ्वी पर प्रति मिनट, धरातल पर प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी ऊष्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब उसी से देखिए विषुवत रेखा से क्या होता है, विषुवत रेखा पे 300 वाट, 320 वाट और ध्रुवों से 77 वाट का असमान ऊर्जा वितरण हो जाता है। तो ये तो आपको पता ही है कि हाँ, सारे जगहों पे हमारे पृथ्वी पर क्या रहता है, विषुवत रेखा का तापमान अलग और ध्रुवों वगैरह पे सारे जगहों का टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग रहता है, मेजर प्लेसेस का। तो ये हमारा सिनॉप्सिस रहा। मीन्स आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सिनॉप्सिस में क्या दे दिया गया, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको सीधा ऐसे ही करना है, मतलब बहुत ही ईजली। और बाकी हाँ, मैं सारे सिनॉप्सिस को बढ़िया से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा सिनॉप्सिस हो गया, हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है सूर्य तप। अब सूर्य तप क्या होता है, तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं, और यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में आती है। अब पृथ्वी का 66.5 डिग्री का कोण बनता है जो सूर्य तप को प्रभावित करता है। देखिए जो सूर्य जो हमारा होता है ना, सूर्य से हमें जब वो टेम्परेचर जो तापमान प्राप्त होता है ना, तो हमें लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। जबकि हमारी पृथ्वी जब उसको जब उत्सर्जित करती है तो कौन से के रूप में होता है, तो वो दीर्घ तरंगों के रूप में हो जाता है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या होगी, सूर्य तप हो गया, और लघु तरंगों के रूप में ये हमें प्राप्त होता है। और पृथ्वी के अक्ष अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि पृथ्वी का अक्ष जो है 66 डिग्री का, इसमें 66.5 डिग्री का इसमें झुका हुआ है। इस वजह से क्या होता है, ये सूर्य तप हमारा प्रभावित हो जाता है, मीन्स सारे जगह को टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में अगर देखते हैं, विषुवत रेखा की तुलना में उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर जो उपोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर टेम्परेचर सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है। कारण क्या रहता है कि मरुस्थलों में मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है, मीन्स वहाँ पे बादल कम पाए जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, वहाँ का सूर्य तप अधिक होता है। तो ये तो हो गया हमारा सूर्य तप कि सूर्य तप क्या होता है, व्हाट इज इंसोलेशन। और बात करें अगर क्वेश्चन अगर बन जाए कि पृथ्वी पर सारे जगहों का टेम्परेचर अलग अलग क्यों होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे ये लाइन याद रखिएगा कि देखिए पृथ्वी का अक्ष जो है ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इस वजह से क्या है, सूर्य तप प्रभावित हो जाता है, मीन्स सारे जगहों का सूर्य तप क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिए बताया गया कि विषुवत रेखा की तुलना में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो होते हैं उनका वहाँ पे अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। तो ये भी लाइन आपको बहुत बढ़िया से याद करके रखना है। अब अगला देखते हैं पेज अगर, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, यहाँ पे आपतित सौर विकिरण। अब देखिए आपतित सौर विकिरण जो है इसका देखिए परावर्तक सतहों से टकराव हो रहा है, मीन्स जो हमारे सूर्य से आने वाली किरण है, आपतित का मतलब क्या होता है, सूर्य से आने वाली किरण। अब उनका देखिए क्या हो रहा है, हमारे परावर्तक सतहों से उनका टकराव हो गया। अब फिर क्या होता है, बिना अवशोषण की विकिरण का सीधा अंतरिक्ष में फिर वो क्या होती है, लौट जाती है। अब यहीं से देखिए क्या हो रहा है, यह परावर्तित ऊर्जा पृथ्वी या वायुमंडल को गर्म नहीं करती है। देखिए अब जो आई ही नहीं पृथ्वी तक तो वो तो गर्म करेगी नहीं, तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए बताया गया है कि यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष जो विकिरण जो आई वो अंतरिक्ष में सीधा लौट गई, तो उससे क्या हुआ, हमारी पृथ्वी गर्म नहीं हुई। अब देखिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी का एल्बिडो। अब पृथ्वी का एल्बिडो अब क्या होता है, तो एल्बिडो टॉपिक को देखिए हमने बहुत बढ़िया से वहाँ पे पिछले पार्ट में करवाया हो। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि सतह को प्राप्त होने वाले सूर्यतप की मात्रा और परिवर्तित की जाने वाली मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी ईजी लैंग्वेज में समझाया गया, तो आपको यहाँ क्या करना है, बस यही चीज़ को क्या करना है, बढ़िया से रट लेना है, सूर्यतप की मात्रा बटे परावर्तित मात्रा। अब नेक्स्ट देखिए क्या करें, अब ये देखिए ये परावर्तन लघु तरंगों में ही होता है और लगभग 35% सूर्यतप क्या होता है, 35% सूर्यतप, 32% बादलों में और 2% क्या होता है, धरातल मीन्स बर्फ से अंतरिक्ष में ये क्या होता है, लौट जाता है। और यह 35 इकाई क्या होता है, यह 35 इकाई मीन्स जो 35% सूर्य तप जो लौट जा रहा है, पृथ्वी के तापन में कोई नहीं
योगदान नहीं देता। तो नॉर्मल सी बात है, जो पृथ्वी को जो टेम्परेचर प्राप्त ही नहीं हुआ तो वो पृथ्वी को गर्म कैसे करेगा। अब अगला देखिए बात करते हैं अब यहाँ पे संवहन और चालन क्या होता है। तो देखिए चालन क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि असमान ताप वाली वस्तुएं संपर्क में आती हैं। तो इसमें क्या होता है, अणु बिना स्थान छोड़े ऊष्मा का संचार करते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं इसमें देखिए, असमान ताप वाली जैसे कि एक गर्म एक ठंडी वस्तुएं क्या हो गई, संपर्क में आ गई। अब वहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब वहाँ के अणु बिना स्थान छोड़े ऊष्मा संचार करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बढ़िया से दिखाया गया। अब यहाँ पे क्या क्या है, अब केवल निचली परतों के लिए महत्वपूर्ण। अब ये जो चालन है ना, ये क्या होता है, ये निचली परतों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब संवहन देखिए क्या होता है, संवहन में अगर हम देखते हैं, देखिए ये होता है कि देखिए धरातल गर्म होता है और वायु हल्की होकर लंबवत उठती है। आपको पता होगा कि जब वायु अगर गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, तो हल्की होकर के क्या हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है। तो संवहन का मतलब क्या होता है, लंबवत ऊपर उठना। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे बताया गया है। अब संपूर्ण क्षोभ मंडल, इससे क्या होता है, वायु हल्की होकर लंबवत ऊपर उठ जा रही है। अब इससे क्या हो जा रहा है, क्षोभ मंडल जो है वह गर्म हो जा रहा है। अब बात करते हैं देखिए यहाँ पे वायुमंडलीय तापन, चालन एवं संवहन। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यही चीज़ देखिए यहाँ पे बताया कि चालन की प्रक्रिया देखिए तब तक चलती है ना जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए। चालन की प्रक्रिया कब तक चलती है, जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए। और वायु वस्तुओं के कुचालक है। वायु क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु में मतलब क्या होता है, वो ऊष्मा के कुचालक होती है। यह केवल संपर्क परतों तक ही सीमित होती है। अब संवहन देखिए क्या बताया जा रहा है कि देखिए संवहन क्या होता है ना, ये गैसीय और तरल पदार्थों में ऊष्मा का लंबवत स्थानांतरण होता है। तो मैंने क्या अभी बताया था, आप ये सिनॉप्सिस देख के बढ़िया से मतलब बढ़िया से समझ सकते हैं। अब ये देखिए क्या होता है, यह प्रक्रिया केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहती है। में से चालन संवहन की जो प्रक्रिया है ना, केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहती है। अब ये देखिए यहाँ पे एक लाइन और बताई गई है, देखिए जो चालन है ना, ठोस में केवल चालन होता है जबकि तरल या गैस में संवहन होता है। तो ये चीज़ भी आपको बढ़िया से ध्यान देना है। अब अगला देखिए यहाँ पे विकिरण। अब विकिरण क्या होता है, तो देखिए पृथ्वी का तापन ये क्या होता है, ये दीर्घ तरंगों के रूप में ये उत्सर्जन करती है। ताप का क्या करती है पृथ्वी, दीर्घ तरंगों के रूप में उत्सर्जन करती है। जब सूर्य से जब ये ताप ऊष्मा जब प्राप्त करती है और तो लघु तरंग के रूप में होता है, बट जब ये ऊष्मा को जब ये उत्सर्जित करती है तो वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, विकिरण और अभिवहन। अब देखिए संवहन और चालन क्या होता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, विकिरण और अभिवहन को। अब देखिए विकिरण क्या होता है, देखिए पृथ्वी का जो तापमान होता है, ये पृथ्वी का तापन, तो ये कैसे होता है, ये पृथ्वी दीर्घ तरंगों का उत्सर्जन करती है। अब वही देखिए उत्सर्जन क्या हो रहा है, तो वायुमंडल क्या होता है, नीचे से गर्म हो जाता है। मीन्स जब पृथ्वी ने जब दीर्घ तरंगों को जब उत्सर्जित किया तो वायुमंडल हमारा क्या हुआ, उसके नीचे की परत मीन्स क्षोभ मंडल जो है वो गर्म हो गया। अब अभिवहन क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, ये क्षैतिज दाब प्रवणता। मीन्स क्षैतिज मतलब क्या, जब हॉरिजॉन्टल पे जब दाब में जब अलग अलग परिवर्तन होते हैं तो उसमें क्या होता है, तो वायु का क्षैतिज संचरण हो जाता है। तो वायु क्या करती है, नीचे ही उसका संचरण मीन्स वो चक्कर वहाँ पे लगाने लगती है। अब उससे क्या होता है, अक्षांशीय ऊष्मा स्थानांतरण हो जाता है। मीन्स क्या होता है, जहाँ पे गर्म हवाएं जाती है वहाँ पे गर्म वायुमंडल हो जाता है, गर्म वातावरण हो जाता है। जहाँ पे ठंडी हवा जाती है वहाँ पे ठंडा वातावरण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, विकिरण क्या होता है, ये तो हमारा सिनॉप्सिस फॉर्म में रहा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब हाँ, अगर ये नहीं समझ में आता आप इसको पढ़िएगा। अब इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, पृथ्वी सीधे सूर्य से नहीं बल्कि स्वयं उत्सर्जित पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगों द्वारा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। मीन्स क्या कह रहा है यहाँ पे, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा ऊष्मा से नहीं बल्कि पृथ्वी द्वारा जो उत्सर्जित जो दीर्घ तरंगे रहती हैं उनसे क्या होता है, हमारा वायुमंडल गर्म होता है। अब अभिमान क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि वह ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का क्षैतिज जो संचलन होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं। इसी को क्या कह दिया जाता है, अभिवहन कह दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो मध्य अक्षांशों में जो दैनिक मौसम भिन्नताएं होती हैं, ये लंबवत संवहन की तुलना में अभिवहन से अधिक प्रभावित होती हैं। देखिए संवहन में क्या होता है, वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे लंबवत स्थानांतरण हो जा रहा था, तो उससे क्या होता है, उससे तो हमारी दैनिक मौसम में परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता। बट जो अभिवहन होता है ना, जिसका वायु का जो क्षैतिज मीन्स जहाँ पे गर्म वायु वहाँ गर्म वातावरण, जहाँ ठंडी वायु वहाँ ठंडा वातावरण, तो उससे क्या होता है, हमारी
दैनिक मौसम जो होता है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। और जैसे उत्तर भारत में देखते हैं, जैसे उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली जो लू होती है वो क्या होती है, वो अभिवहन का ही परिणाम होती है। उसमें क्या रहता है, उस टाइम पे क्या पृथ्वी गर्म रहती है, उससे क्या होता है जो हवाएं चलती हैं वो भी क्या होती हैं, गर्म हो जाती है, और सारे जगहों का, सारे प्लेसेस का क्या होता है उस टाइम पे वातावरण गर्म हो जाता है एकदम से। और ये देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि जो वायुमंडल मुख्य रूप से नीचे से गर्म होता है, यह कथन जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस प्रभाव के तंत्र को समझने का मूल आधार होता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊष्मा बजट को दिखाया गया है। तो ऊष्मा बजट में देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एक तो 35 इकाइयाँ दिखाई गई हैं एल्बिडो द्वारा, क्या हो रही है, एल्बिडो जो कि किरणें परिवर्तित हो जाती है। 51 इकाइयाँ क्या हो जा रही है, धरातल द्वारा अवशोषित हो जा रही है, और 14 इकाइयाँ क्या हो जा रही है, वायुमंडल द्वारा शोषित हो जा रही है। अब देखिए पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या होता है, मतलब पृथ्वी की आगत ऊर्जा में पृथ्वी को कितना प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि मान लें वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 100 इकाई सूर्य तक प्राप्त हो, नॉर्मल सी बात है, सूर्य की सारी किरणें, मतलब पहले तो पूरी किरणें ही प्राप्त होंगी 100%। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 35 इकाइयाँ क्या हो जा रही हैं, परावर्तित हो जा रही हैं, और शेष 65 इकाइयाँ क्या हो जा रही हैं, 14 इकाइयाँ हो जा रही हैं वायुमंडल द्वारा अवशोषित, और 51 इकाइयाँ क्या हो जा रही हैं, धरातल द्वारा अवशोषित हो जा रही हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि 17 इकाइयाँ क्या हो जा रही हैं, यहाँ पे सीधे अंतरिक्ष में वापस चली जा रही हैं, और जबकि 48 इकाइयाँ क्या हो जा रही हैं, पृथ्वी द्वारा ये अंतरिक्ष में। अब इसको अगर देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया है कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अब यहाँ पे देखिए निर्गत ऊर्जा, ऊष्मा बजट में आप देखिए अभी तक तो आगत ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त हुई, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पृथ्वी की निर्गत ऊर्जा। अब तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित इकाइयाँ कितनी होती हैं, तो 51 इकाइयाँ होती हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया गया 51 इकाइयाँ क्या हो रही है, पृथ्वी विकिरण द्वारा लौटाती हैं। अब यहाँ पे देखिए 17 सीधे अंतरिक्ष में हो जाता है, और 34 क्या होता है, वायुमंडल के थ्रू अवशोषित हो जाता है। अब देखिए वायुमंडल द्वारा कुल अवशोषण 48 इकाइयाँ, 14 सूर्य से और 34 पृथ्वी से। देखिए वायुमंडल जो अवशोषण जो कर रहा है, तो 14 इकाइयाँ तो क्या कर रहा है, वो सूर्य से अवशोषण कर लेता, मतलब सीधा सूर्य की किरणें क्या कर रहा है, अवशोषित कर लेता, और 34 इकाइयों को क्या करता है, वो पृथ्वी से अवशोषित कर लेता। अब संतुलन देखिए अब यहाँ पे कैसे हो रहा है, मीन्स इतना सारा टेम्परेचर, मतलब जब आगत निर्गत हो रहा था, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 65 इकाइयाँ जो प्राप्त होती हैं, देखिए 65 इकाइयाँ तो वहाँ पे वापस हो जा रही है। अब यहाँ पे इसी संतुलन के कारण पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म होती है और ना ही ठंडी होती है। मीन्स ये जो सारी जो चीज़ें दिखाई गई ना आपको, आगत और ऊर्जा, निर्गत ऊर्जा, एल्बिडो, और ये जो सारी चीज़ें बताई गई आपको कितनी हमें प्राप्त हो रही है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया सारा। इसी से क्या होता है, हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो होता है एकदम संतुलित बना रहता है। अब अगला देखिए इसमें क्या बताया गया है कि सूर्य तप और पार्थिव विकिरण की अन्योन्य क्रिया द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है, और इसी के द्वारा क्या होता है, तापमान हमारा निर्धारित होता है। मीन्स गर्म होगा या ठंडा होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारे इसी द्वारा निर्धारित होती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, ऊष्मा वर्सेस तापमान। ऊष्मा वर्सेस तापमान यहाँ पे देखिए बताया गया, ऊष्मा जो होती है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जबकि तापमान किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा होने की डिग्री माप होता है। अब किसी स्थान पर अगर वायु का अगर तापमान को अगर हम देखते हैं कि किस वजह से प्रभावित होता है, तो वो कौन सी वजह होती है, जैसे उस स्थान का अक्षांश कितना है। जैसे आप उच्च अक्षांश पे जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर अलग रहेगा, और अगर निम्न अक्षांश पे अगर आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे आपका टेम्परेचर अलग रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं समुद्र तल से उत्तुंगता, मीन्स अल्टीट्यूड, देशांतर वगैरह क्या कैसे रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखाया जा रहा है, समुद्र से दूरी, और दूसरा क्या जा रहा है, वायु संहति और महासागरीय धाराएं। वहाँ पे वायु कैसी है, वायु संहति कैसी है, और महासागरीय धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना क्या करती हैं, ये निर्धारित करती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं गल्फ स्ट्रीम धारा को। अब नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा रहेगी वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ का वातावरण भी गर्म हो जाएगा उस स्थान का। समुद्र की महासागरीय धाराओं की वजह से क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे तापमान का वितरण। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सूर्य की किरणें देखिए क्या हुई, हमें प्राप्त हुई। अब हमारी पृथ्वी पर जब आती है तो वहाँ पे क्या रहती है, अक्षांशीय भिन्नता रहती है। अब इससे क्या होता है, अब इसमें अक्षांशीय भिन्नता में क्या होता है, महाद्वीपों में देखने को मिलती है, और महाद्वीपों में क्या देखने से क्या होता है, तो वहीं से हो जाता है हमारा क्या, तापमान का वितरण। में सूर्य की किरणें प्राप्त हुई, अब हमारे पृथ्वी पे क्या अक्षांशीय भिन्नता, मतलब जगह जगह पर अक्षांशों में सब जगह अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर प्राप्त होते हैं। अब उसी देखिए क्या
जिस टाइम हमारे यहाँ गर्मी रहती है कहीं पर ठंड रहती है, मीन्स हर जगह महाद्वीपों पर क्या रहता है, टेम्परेचर अलग अलग रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, किसी से क्या होता है, हमारे तापमान का वितरण बताया गया है। अब अगर हम महीनों की बात करते हैं तो जनवरी और जुलाई के महीनों का तापमान विश्व के तापमान वितरण अध्ययन के लिए मानक माना जाता है। मीन्स ये जो महीना जो होता है ना, इसमें जो टाइम मतलब हमारा जो मात्रक जो तापमान जो हमें प्राप्त होता है वो क्या रहता है, वो एक मानक उसको मान लिया गया है। अब देखिए विषुवत की महासागरों पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है और सर्वाधिक तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीयता के कारण 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर भी उन्हीं अक्षांशों जैसे 20 डिग्री साउथ से 15 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाया जाता है। अब जल और स्थल पर तापमान भिन्न होने के कारण क्या होता है, तटों पर तापमान का वितरण बदल जाता है। नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे जल रहेंगे वहाँ पे, अब देखिए जल को जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जल जो होता है ना उसमें ऊष्मा बहुत ही गुप्त ऊष्मा उसमें बहुत रहती है। तो वहाँ पर क्या रहता है, महाद्वीप जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। बस महासागरों की क्या प्रवृत्ति होती है, वो जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी से ठंडे भी नहीं होते, मैंने उनकी एक अलग सी प्रवृत्ति होती है। महाद्वीपों की तरह नहीं होते हैं, हाँ जल्दी से गर्म हो जल्दी से ठंडे हो जाएं। अब देखिए, अब यहीं से हमारी अब समताप रेखाएं बन रही हैं। देखिए बात हो रही थी हमारे तापमान की, तब तापमान में ही देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, समताप रेखा। अब ये क्या होती है, देखिए समान तापमान, समताप रेखा का मतलब क्या हुआ, समान तापमान। अब इनको देखिए दर्शाया किससे जाता है, तो कल्पित रेखाओं से दर्शाया जाता है। और ये क्या होती है, अक्षांशों के समानांतर चलते हैं। मीन्स इनका आपको मैंने बताया कि अक्षांशों पे क्या होता है, उच्च अक्षांश पे तापमान दूसरा और निम्न अक्षांश पे तापमान दूसरा रहता है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या रहती है, अक्षांशों की ये समानांतर चलती है, मीन्स अक्षांशों के अकॉर्डिंग ये चलती है। अब इन्हीं से देखिए क्या बन जाती है, जहाँ पे समताप रेखा, मीन्स जहाँ पे तापमान समान रहता है तो वो क्या हो जाता है, समताप रेखा मतलब बन जाती है, वहीं पे समताप रेखा खींची जाती है। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा, और ये रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर। मीन्स देखिए अक्षांश जो हमारा क्या होता है, पूर्व से पश्चिम तो होता है, तो उसी के लिए देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या होते हैं, अक्षांशों के समानांतर चलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखते हैं तो जल की अधिकता है, वहाँ पे रेखाएं सीधी और अक्षांशों के अधिक समानांतर होती है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, महासागर है, तो मैंने आपको बताया कि जलों का क्या होता है, उनका एक बहुत ही अलग ही प्रवृत्ति होती है। मीन्स महाद्वीप क्या होता है, जल्दी ठंडे होते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो उनसे क्या होता है, वहाँ पे तापमान प्रवणता क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रेखाएं क्या होती है, मीन्स ज़्यादातर सीधी रहती है। मीन्स टेम्परेचर में जो चेंजेस जो होते हैं ना बहुत ही कम रहते हैं, लगभग समान रहते हैं, या फिर बहुत ही मतलब कम जगहों पे उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यही अगर हम उत्तरी गोलार्ध पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए स्थल की अधिकता होती है। अब इनकी क्या प्रवृत्ति होती है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, रेखाओं में अधिक मोड़ और पूर्व पश्चिम दिशा कम स्पष्ट होती है। अब देखिए यहाँ पे तो जगह जगह अगर हम महाद्वीपों की बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो वहाँ पे देखिए टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे महाद्वीप ज़्यादा है, स्थल ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि किसी आप एक स्थान पर रहिए दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ का क्या होगा, टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोड़ रहते हैं समताप रेखाओं में, और समुद्रों का तापमान रहता है वहाँ पे इक्वल तापमान रहता है, तो वहाँ पे समताप रेखाएं सीधी खींची जाती हैं। अब ताप प्रवणता की बात करते हैं तो जिनकी जो बदलने की जो दर होती है, यही क्या होती है, ताप प्रवणता होती है। अब इनमें देखिए हम लोग तापांतर और तापीय विसंगति के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये तापांतर क्या होता है, ये देखिए क्या होता है, अधिकतम ताप और न्यूनतम ताप का जो डिफरेंस होता है ना, जो अंतर होता है, वही क्या होता है, तापांतर होता है। अब इसको देखिए हम लोग देखते क्या है, इसको दैनिक या वार्षिक तौर पर देखते हैं। अब दैनिक तापांतर क्या होता है, अब इसको देखते हैं, देखिए क्या होता है, किसी स्थान पर एक दिन का जो अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान होता है वो क्या होता है, दैनिक तापांतर होता है। वार्षिक तापांतर की अगर बात करते हैं तो सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का मध्यमान, मीन सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का मध्यमान क्या हो जाता है हमारा, और उसका अंतर क्या हो जाता है, वार्षिक तापांतर हो जाता है। अब इसमें सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस, ये कहाँ होता है, साइबेरिया के बरखों यास्क नामक स्थान का है। और तापीय विसंगति क्या होती है, ये क्या होती है, तो किसी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को क्या कहते हैं, तापीय विसंगति कहते हैं। और तापमान का बात करें विश्लेषण कैसे होता है, तो इसके विश्लेषण के लिए क्या होता है, ताप परिसर
तापमान विश्लेषण के लिए क्या होता है, ताप प्रेशर जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए तापीय विसंगति क्या होगी, किसी स्थान विशेष का औसत मीन्स उसका औसत तापक्रम और उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, बढ़िया से इसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं वायुमंडलीय दाब की। अब वायुमंडलीय दाब क्या होता है, देखिए कहीं कहीं जब वायु दाब में जब कमी हो जाती है। अब वायु दाब में कमी कैसे होती है, तो आपको पता होगा जो ठंडी हवाएं रहती हैं उनका वो उच्च वायु दाब, वो क्या रहती है, वो नीचे रहती है। और हल्की जो गर्म वायु होती है वो क्या होती है, वो हल्की होती है, तो वो क्या रहती है, वो ऊपर की ओर उनकी उड़ने की प्रवृत्ति होती है। तब ये उच्च वायु दाब वाली हवाएं कहाँ पाई जाती हैं और कहाँ पे क्या कैसे बनता है, तो सब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए वायु दाब में कमी हो जाती है तो वो क्या होती है, हवाएं विरल हो जाती हैं और उनसे क्या होती है, ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। और ये ऊंचाई कितनी मतलब किससे नापी जाती थी, ये समुद्र तल से उनकी ऊंचाई क्या होती है, अधिक हो जाती है। अब इसकी परिभाषा देखिए हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब की। तो वायुमंडल की अंतिम सीमा से समुद्र तल तक इसकी इकाई क्षेत्र के वायु स्तंभ का भार, मीन्स जैसे ये हमारा हो गया, ये समुद्र तल हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा समुद्र तल हो गया। अब इसके ऊपर से अब अगर हम देखते हैं ये, तो ये जो होता है ना समुद्र वायुमंडल की ऊंचाई, तो ये चीज़ क्या होती है, हमारी वायु स्तंभ कह जाते हैं। मीन्स अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वायु का यहाँ पे प्रेशर कितना बढ़ रहा है, मीन्स जैसे आप लोग ये यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाया गया है। तो यही चीज़ हमारा होता है वायु दाब। अब इसका मापक यंत्र बात करते हैं, एक होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या होता है, हम वायु दाब को मापते हैं। इकाई अगर देखते हैं तो ये मिली बार या किलो पास्कल में इसको मापा जाता है। समुद्र तल औसत वायु दाब देखते हैं तो ये 1013.2 मिली बार या पानी के 76 सेंटीमीटर की बराबर होता है। अब निचले भाग में बात करें तो 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिली बार वायुमंडल घट जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे रट लेना है। और दाब 10 मीटर की ऊंचाई पर 265 मिली बार वायु दाब एम 49.7 डिग्री सेल्सियस था अधिक मानक, ये होता है क्या होता है, तापमान होता है। देखिए 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिली बार वायु दाब और -49.7 डिग्री सेल्सियस मानक तापमान प्राप्त होता है। तो ये भी क्या करना है आपको, ये फैक्ट है, इसको भी आपको बढ़िया से रट लेना है। अब अगला हम लोग देखेंगे समदाब रेखा और दाब प्रवणता। अब ये क्या होता है, देखिए वायु दाब में अंतर, तो क्या होगा, समदाब रेखाओं में की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मीन्स वो क्या होंगे, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, उनके बीच में दूरी बढ़ जाएगी। और इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दाब प्रवणता। मीन्स चेंजेस आ रहे हैं ना दाब में। अब इसी से क्या होता है, हमारा पवन की गति निर्धारित होती है। अब कैसे निर्धारित होती है, तो वो चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, धैर्य रखिएगा। अब इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, समदाब रेखा क्या होती है, तो समुद्र तल के बराबर घटाए गए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा, वो क्या होती है, हमारी समदाब रेखा होती है। और वायु दाब को मानचित्र पर समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। मीन्स अगर मैप पर अगर आप देखेंगे ना तो वायु दाब को समदाब रेखा के तौर पे ही नापा जाता है। अब दाब प्रवणता क्या होती है, तो इसकी जो घटने की दर होती है, दाब के घटने की दर, और किसके इकाई क्षेत्र में, ये प्रति इकाई क्षेत्र के पर घटने की ये दर होती है। और जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के पास होती है तो मतलब दाब प्रवणता अधिक होती है, और जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो मतलब दाब प्रवणता कम है, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे शांत मौसम हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये लाइन क्या करनी है, ये लाइन आपको बहुत ही बढ़िया से मेमोराइज करना है कि जब ये एक दूसरे के पास रहेंगी तब क्या होगा, दाब प्रवणता अधिक रहेगी, और समदाब रेखाएं जब एक दूसरे से जब दूर होंगी तब क्या होगा, दाब प्रवणता कम हो जाती है। तो आपको इसको क्या करना है, बढ़िया से ध्यान रखना है। और हाँ, समदाब रेखाएं देखिए दाब प्रवणता जब अधिक हो रही है तो तेज पवनें रहती है, और जब दाब प्रवणता कम रहती है तो शांत मौसम रहता है। अब हम बात करने वाले विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की। अब ये क्या होता है, तो अब इसमें देखिए बताया गया लंबवत सूर्य की किरणें। अब इससे क्या होता है, हवा गर्म होकर के हल्की हो जाती है, तो फिर क्या होगी, वो ऊपर उड़ जाएगी। अब इससे क्या होगा, धरातली पौने होगी, जब हवा ऊपर चली जाएगी तो धरातली पौने गायब हो जाए। अब उससे वहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, डोलड्रम क्षेत्र का निर्माण हो जा रहा है।
अब इसका विस्तार अगर हम बात करते हैं तो देखिए 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच है इसका निर्माण होता है। और यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ते हैं, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। तो ये चीज़ आपको बढ़िया से यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए जब अत्यधिक गर्मी से क्या होता है, हवा हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी से संवहनीय धाराओं का जन्म हो जा रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्षैतिज पवनें नहीं चलती, इसलिए यहाँ पे शांत कटिबंध या डोलरम क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जा रहा है, जहाँ पे क्षैतिज पवनें नहीं रहे, मीन्स वो शांत क्षेत्र है। तो शांत क्षेत्र रहेगा तो मतलब क्या है, वहाँ पे दाब प्रवणता कम है। अब ये देखिए यहाँ पे बताया कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है। तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे ज़्यादा होता है, और जबकि अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, और यह वायु को दूर ढकेलता है। देखिए विषुवत रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन वेग तो नो डाउट बहुत ज़्यादा रहता है, बट अपकेंद्रीय बल अधिक होने के कारण क्या हो जाता है, वायु वो उससे वहाँ उस जगह से दूर भाग जाती है। अब उपोष्ण उच्च वायुदाब, अब ये क्या होता है, तो अब इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे ना, देखिए विश्वत हवा का ऊपर उड़ना। जब विश्वत हवाएं जब ऊपर उड़ती हैं तो उनका क्या होता है, ध्रुवों की ओर प्रवाह हो जाता है। अब ठंडी हो और वो भारी हो जाती है। जब ध्रुवों की ओर जब वो जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ का टेम्परेचर लो रहता है, वहाँ पे ठंडा रहता है, तो उससे क्या हो रहा है, हवाएं ठंडी होकर भारी हो गई। अब ये क्या करेंगी, ये 35 डिग्री अक्षांश पे ये नीचे उतर जाती हैं। अब ये देखिए, अब इनके अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो ये देखिए 35 डिग्री कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक ये पाई जाती हैं, और यहाँ तापमान के कारण नहीं बल्कि गतिजन्य कारणों से बनती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है। तो ये लाइन आपको जो है ना, ये बढ़िया से आपको ध्यान रखना है। अब वायु भारी होकर नीचे दबने के कारण यहाँ उच्च वायुदाब होता है। तो वायु अगर भारी हो जाएगी, अगर वो नीचे उतर रही है, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे उच्च वायुदाब है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा ये अभी तक जितना वायुदाब वगैरह सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये सब होता कैसे, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमता होती है, मीन्स जहाँ का क्षैतिज तल गर्म रहेगा वहाँ पे गर्म हवाएं रहेंगी, जहाँ पे ठंडा रहेगा वहाँ पे ठंडी। तो उससे क्या होता है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ठंडी हवाएं क्या होती है, उनका नीचे आकर स्थान लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, वायुदाब प्रवणता का निर्माण हो जा रहा है। यहीं से देखिए वायु का क्षैतिज प्रवाह भी, मीन्स गर्म हवाओं का साइकिल क्या होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। अब यहीं से देखिए क्या हो रहा है, पवन का जन्म भी हो रहा है। तो बड़े ध्यान से पढ़ना। अभी देखिए हमने इसके अब जितना भी पढ़ा, अब उसको हम लोग पढ़ेंगे, अब ये चीज़ें होती कैसे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ये इसकी एक क्वालिटी होती है, प्रवृत्ति होती है, या फिर आदत होती है, जो भी आप कहें। अब क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को ही पवन कहते हैं। लंबवत रूप से उठने वाली हवा वायुधारा को क्या कहते हैं, को वायुधारा कहते हैं। मीन्स देखिए क्षैतिज रूप से जो गतिशील हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पवन कह देते हैं, बट जो लंबवत जो उठ रही है ना उसको हम क्या कहते हैं, वायुधारा कहते हैं। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे डिफरेंस दे दिया गया है। और देखिए अगर इसको प्रभावित पवन की दिशा जो होती है, अगर उसको प्रभावित करने वाले कारक अगर हम देखते हैं तो देखिए वो कौन से होते हैं, तो दाब प्रवणता बल होता है, कॉरियोलिस बल। अब कॉरियोलिस बल क्या होता है, तो कॉरियोलिस बल क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, कॉरियोलिस बल कहते हैं। अब केंद्रीय त्वरण और भूकर्षण, तो ये चारों चीजें क्या होती हैं, ये पवन की दिशा को प्रभावित करती हैं। अब हम देखेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब और अक्षांश। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि विषुवत रेखा से ही उठी हवाओं का 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर नीचे उतरना। क्या होता है यहाँ पे, विषुवत रेखा से उठी हवाओं का 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर नीचे उतरना। अब इससे क्या हो जा रहा है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हवा क्या हो रही है, अत्यंत शांत हो जा रही है, और जलयान क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे रुक जा रहे हैं। अगर हवा नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, जलयान समुद्र में पानी में क्या हो गया, आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। अब क्या किया जाता है, भार कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता है। इस वजह से क्या इसे कह दिया जाता है, अश्व अक्षांश भी कह दिया। मीन्स जैसे कि अगर हम घोड़ों को क्या करेंगे, वो अगर फेंक देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, नाव का वेट, जहाज का वेट कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लग जाती हैं। यही भी देखिए बताया गया कि यह उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। विस्तार की बात करते हैं तो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है, और यहाँ क्षैतिज रूप से हवाएं नहीं चलती बल्कि ऊपर से नीचे उतरती हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो साइकिल है ना, क्षैतिज रूप से हवाएं नहीं चल रही बल्कि ऊपर से नीचे उतर रही है, ध्यान रखना है। अब प्राचीन काल में पालदार जहाज़ों को यहाँ आगे बढ़ने के लिए भारी कठिनाई होती थी। मीन्स आज के टाइम पे तो क्या, आज के सारे जहाज टेक्निकल हो गए हैं। अब पहले के टाइम पे जो पालदार जो जहाज़ें होती थी उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होता था, जैसे कुछ सामान ले रहे तो उनको फेंकना पड़ता था, तो उनको क्या होता है, तो इस वजह से बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है।
अब देखिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोरियोलिस प्रभाव और फेरल का नियम। अब ये क्या होता है, तो देखिए पृथ्वी का घूर्णन जो होता है ना, उसी से क्या होता है, हमारा कोरियोलिस बल बनता है। अब उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी ओर मुड़ जा रही है, मीन्स ऐसे, और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या हो जा रहा है, पवन अपनी बाईं ओर मुड़ जा रही है। तो ये चीज़ जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, दाईं ओर बाईं ओर मुड़ना, ये क्या होता है एग्जाम्स में, यूपीपीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में क्या करते हैं, ये फैक्ट बना के स्टेटमेंट टाइप में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों इसमें ध्यान देना है। अब अगला अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या होता है, तो कोरियोलिस बल की हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि यह कोई वास्तविक बल नहीं है, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन का ये प्रभाव होता है। अब विषुवत रेखा पर यह बल शून्य होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, और यह वायुदाब प्रवणता के संपूर्ण कार्य करता है। मीन्स ये क्या करता है, ये वायुदाब के प्रवणता के लंबवत कार्य करता है। अब पवन का वेग जितना अधिक होगा, ये लंबवत कैसे कार्य कर रहा है, तो ये चीज़ देखते हैं। देखिए यार कैसे होता है, जब पवन का वेग जितना अधिक होगा विक्षेप भी उतना ही अधिक होगा। पवन का वेग अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे विक्षेप क्या होगा, उतना ही अधिक हो जाता है। अब 22 बायलेट नियम होता है, 22 बायलेट नियम, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़े हो जाइए, अगर आप क्या करेंगे, अगर आप उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़े हो तो उच्च दाब दाईं ओर और निम्न दाब बाईं ओर होगा। तो ये चीज़ क्या करना है, आपको खड़े होकर के देखना है बढ़िया से कि एक्चुअल में होता है ऐसा। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रचलित पवनों के बारे में। प्रचलित पवनों, उसमें क्या रहेगा, व्यापारिक रहेंगे और कुछ ध्रुवीय पवने। अब देखिए व्यापारिक पवने क्या होते हैं, इनका अगर हम देखते हैं तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब एरिया में पाए जाते हैं, मीन्स 30 डिग्री अक्षांश पे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वायुदाब विश्वतीय निम्न वायुदाब यहाँ पे होता है 0 डिग्री पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से और दक्षिण में क्या होती है, दक्षिण पूर्व से, और ये बहती रहती है। अब ध्रुवीय पवनों की आदत क्या होती है, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पर 80 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में पाई जा रही है, और ये क्या करते हैं, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब मीन्स 60 to 65 डिग्री के बीच में ये बहती रहती है। मीन्स ये क्या हो गई, ये यहाँ पे 30 to 0 डिग्री, और ये क्या हो जा रहा है 80 to 90 से 60 से 65 डिग्री के बीच। और यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे ये पवनें बहुत ही ठंडी रहती है। तो यहाँ पे देखिए इनकी स्पेशल क्वालिटी बता दी गई कि ये यहाँ से इतने के बीच में, ये यहाँ पे इतने के बीच में, ये क्या होती है, ये उत्तर पूर्व से चल रही है, और ये यहाँ पे क्या हो जा रही है, अत्यंत ठंडी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ बहुत बढ़िया से समझ के रखना है। और यह पवनें पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर वर्ष भर एक ही दिशा में बहती हैं। ये भी चीज़ क्या करना है आपको, प्रचलित पवनें ग्रही पवनें जो है ध्यान रखना है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्थायी पवन कहते हैं। अब व्यापारिक पवनें क्या होती है, 30 डिग्री अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर ये बहती हैं। व्यापारिक पवनें क्या होती है, 30 डिग्री अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर बह रही हैं। देखिए हमने यहाँ पर दिखाया भी है, ये क्या हो रही है, विषुवत रेखा की ओर बह रही हैं। और प्राचीन काल में पालदार जहाज़ों नाविकों के लिए क्या होती है, बहुत ही सहायक होती थी। अब भूमध्य रेखा के पास जहाँ ये मिलती हैं उसे शांत क्षेत्र या डोलड्रम कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है, और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। तो ये भी लाइन क्या करना है आपको, बढ़िया से ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें अब हम पढ़ेंगे पछुआ पवनों और समुद्री नाविकों का खौफ। अब ये क्या होता है, तो अब यहाँ पे देखिए दिखाया गया उपोष्ण उच्च मीन्स 30 डिग्री से उध्रुवीय निम्नदा, जैसे यहाँ पे 60 to 65 डिग्री अक्षांशों की ओर प्रवाह। तो इनका सबसे पहले आप प्रवाह देख लीजिए कि ये कहाँ पे बहती हैं। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या होता है, स्थलीय भाग का यहाँ पे क्या होता है, पूर्णतः अभाव होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, घर्षण बहुत ही कम रहता है। अब इससे क्या हो जा रहा है, अब यहाँ पे तूफानी और प्रचंड गति वाले क्या हो जा रहे हैं, तूफान में हवाएं उत्पन्न हो जा रही हैं। अब 40 डिग्री पे इनको देखिए क्या कहा जा रहा है, गरजता 40, 50 से भयंकर 50, 60 डिग्री अक्षांश में चीखता 60 हो जा रहा है। अब पछुआ पवन के अब हम देखते हैं क्या होते हैं। अभी तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन तो नॉर्मली यहाँ से बनता है, इसमें आपको क्या करना, या तो मैच करने के लिए दे दिया जाएगा, या तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि ये उपोष्ण उच्च जो क्षेत्र होता है ये कौन सी डिग्री पे होता है, या फिर उध्रुवीय निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र कौन सा होता है। तो आपको यही सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि ये क्या होती है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से उध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। तो 30 से ये 60 से 65 डिग्री अक्षांशों की बहती। अब उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा देखते हैं तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। देखिए ये जो दोनों लाइनें हैं ना, ये आपको क्या करना है, बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखना है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, बहुत ही विशालता महासागर है, तो इनकी गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है।
तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब नाभिक के द्वारा इन्हें क्या कहा जाए, 40 और 50 और डिग्री पे क्या और खौफनाक नाम दिएगा। कौन से खौफनाक नाम दिए गए हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, अब धैर्य वहाँ जो लहरें होती हैं कैसे होती हैं ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम देखेंगे मौसमी और दैनिक परिवर्तन। अब इससे क्या होता है, स्थल और समुद्र समीर हवा में जो होती है कैसे होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, अब दिन का समय है, स्थल जल्दी गर्म हो गया और स्थल पर क्या हो गया, निम्न वायुदाब हो गया। अब क्या हो गया, स्थल जब ठंडा हुआ मीन्स रात के टाइम पे क्या होगा, रात के टाइम पर स्थल ठंडा हो गया। अब क्या होगा, स्थल पे उच्च दाब। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब स्थल जब गर्म हुआ तो यहाँ पे निम्न दाब हो गया, यहाँ पे जब ठंडा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, उच्च दाब हो जा रहा है। अब हवा क्या होगा, स्थल से समुद्र की ओर मीन्स क्या हो जाता है, वो स्थल समीर हो जाता है। अब वही जब हवाएं जब समुद्र से जब स्थल की ओर चलती हैं तो वो क्या होती है, समुद्र समीर हो जाती है। अब बात करते हैं ये कितना ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। तो इस ये चीज़ अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए दिखाया गया तो स्थल और समुद्र के गर्म और ठंडे होने की दर में विशाल भिन्नता होती है और जल की अपेक्षा स्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। देखिए मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताया हुआ था। अब समुद्र समीर ये क्या होता है, तो समुद्र दिन के समय क्या होता है, ये चलती है। समुद्र समीर कब चलती है, दिन के समय चलती है और तटीय क्षेत्रों के मौसम को सुहावना बनाती है। ये लाइन क्या करनी है, आपको ध्यान रखना है। अब स्थल समीर क्या होता है, तो ये देखिए रात के समय चलती है और हवाएं तट से समुद्र की ओर बहती हैं। अब यहाँ पे क्या देखिए क्या हो रहा है, ये मौसमी पवनों का दैनिक सूक्ष्म रूप होती हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि हो गया ये कौन सी हो गई है, समुद्र समीर हो गई, दिन के समय चल रही है और स्थल समीर जो है वो रात के समय चल रही है। अब हम बात करेंगे स्थानीय पवन जो कि चिनोक होती हैं। चिनोक क्या होता है, इसको हम हिमबच्ची के तौर पे जानते हैं। अब हिमबच्ची के तौर पे क्यों जानते हैं, हम ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हिमबच्ची, जैसे कि ये रॉकी पर्वत, अब ये क्या कर रही है, ये हिमबच्ची। अब यहाँ पे देखिए स्नो ईटर, ये बर्फ़ को मतलब खाने वाला। अब क्या हो रहा है, ये चारों गांव तक ये बर्फ़ को ला रही है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले इनके हम देखते हैं ये पाई कहाँ जाती है। तो इसको देखिए क्या हो रहा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इनको दिखाया जा रहा है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जा रहा है, ये रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर नीचे उतर रही है। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, नीचे उतरने से हवा गर्म और शुष्क हो जाती है और फिर क्या होता है, और शीतकाल में बर्फ़ पिघलना, शीतकाल में बर्फ़ पिघलती है तो पशुपालकों के लिए चारा उपलब्ध हो जाता है। देखिए जब चारा बर्फ़ जब पिघलती होगी तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही बढ़िया से चारागाह का निर्माण हो जा रहा है। अब ये देखें, ये क्या है, ये गर्म और शुष्क पवन है। तो देखिए ये जो लाइन है ना, गर्म और शुष्क पवन, ये क्या होता है, ये एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासकर स्टेट पीसीएस एग्जाम से या यूपीएससी एग्जाम्स में। तो ये लाइन आपको यहाँ से बढ़िया से ध्यान देना। अब ये बहती कहाँ दी है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के सहारे ये चलती है। अब शीतकाल में इसका प्रभाव सर्वाधिक होता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसे हिमबच्ची के नाम पर भी जानते हैं। अब हिमबच्ची के नाम पर क्यों जानते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये क्या करते हैं, बर्फ़ों को पिघला देती हैं तो चारागाह का निर्माण हो जाता है इन्हीं की वजह से। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि ये बर्फ़ पिघलाकर पशुपालकों के लिए चारों गांवों को बर्फ़ से मुक्त रखती है, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। मीन्स क्या होता है, ये काफ़ी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जा रही है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, तो कुछ पवन है, जैसे कि प्रचलित पवन हम देखते हैं तो वहाँ पे देखिए कौन कौन सी व्यापारिक होती हैं, पछुआ होती हैं, ध्रुवीय होती हैं। मौसमी पवनों की बात करते हैं तो मानसून पवन स्थल व समुद्र समीर हो गई। स्थानीय को अगर देखते हैं तो गर्म और कुछ अन्य पवनें होती हैं। अब कोरियोलिस बल क्या होता है, तो देखिए कोरियोलिस बल हमने क्या पढ़ा था, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है और ये विषुववृत्त पर शून्य होते हैं और ध्रुवों पर अधिकतम होती है। अब फेरल का नियम क्या कहता है, ये उत्तरी गोलार्ध में हवा यहाँ पे दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती है। और अक्षांश क्या होता है, तो अक्षांश हमने कब पढ़ा था, देखिए कि 30 to 35 डिग्री अक्षांश के बीच में ये शांत क्षेत्र होता है। हवा यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हवा नीचे की ओर उतरती है। डोलड्रम क्या होता है, यहाँ पे ये विषुववृत्त के निकट निम्न वायुदाब का शांत क्षेत्र होता है जहाँ व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। अब पछुआ पवनें क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में गरजता 40, भयंकर 50 और चीखता 60 के नाम से ये क्या होती है, प्रसिद्ध हैं। तो पूछ लिया जाए कि जो गरजता 40 और ये भयंकर 50, चीखता 60 वगैरह हैं, ये सब कौन सी पवनों के रूप होते हैं, ये होती है पछुआ पवनों के फलस्वरूप।